महिला आरक्षण का विरोध सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। मनुवादी महिलाओं का बोलबाला बढ़ जाएगा। ओबीसी में जो बैकवर्ड्स है, मोस्ट बैकवर्ड्स कम्युनिटीज़ की महिलाएं हैं वो उसमें नहीं आएंगी। अब होते ही इस देश का जो डेमोक्रेटिक कंपोजिशन है वो डेमोक्रेटिक कंपोजिशन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसका डर नहीं लगता है तो आरएसएस को तो बामसेप से डरना चाहिए। वो लोग तो बामसेप से डरते हैं क्योंकि बामसेप ने पिछले 50 सालों से इस देश में मनुस्मृति को खत्म कर दिया है। पिछले 50 सालों से जो है ब्राह्मणों का इस देश में जो एक संघ राज्य था उसको खत्म कर दिया है। विषय आपने देखा होगा कि देश में जिस तरह से महिला आरक्षण लागू किया गया, वो महिला आरक्षण का विरोध सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा प्रोग्राम हुआ था नागपुर में, उसके बाद में नागपुर महानगर पालिका ने बाबा साहब अम्बेडकर का सत्कार किया था। उसके बाद सत्कार को उन्होंने रिप्लाई किया। वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने महिला आरक्षण का सबसे पहले विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 292 महिलाओं को पार्लियामेंट में पर्टिकुलरली लोकसभा में लाना चाहती है और उसका बहुत जोरदार तरीके से 1956 में बाबा साहब ने विरोध किया था। बहुत मुझे लगता है कि उनकी भाषा, उस भाषण में आप देखेंगे बाबा साहब की, तो बहुत पीड़ादायक है। और उनका कहना था कि यहाँ जो है मनुवादी महिलाओं का बोलबाला बढ़ जाएगा और उस वजह से उन्होंने बड़ा विरोध किया था। तो महिला आरक्षण जो बिल है वो कांग्रेस ने 1956 में कंटेम्पलेट किया वाला बिल है, आज का नहीं है। लागू जो है 2023 में मतलब बिल बना है, लेकिन 1956 में कांग्रेस ने उसको कंटेम्पलेट किया। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें यह है कि जितनी भी महिलाएं वहाँ महिला आरक्षण के माध्यम से आने वाली हैं, उसमें SC/ST की महिलाएं जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके थ्रू आएगी, लेकिन OBC में जो बैकवर्ड्स है, मोस्ट बैकवर्ड्स कम्युनिटीज़ की महिलाएं हैं वो उसमें नहीं आएगी। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हम लोग देख रहे हैं कि OBCs में जो मोस्ट बैकवर्ड एंड बैकवर्ड और DT&Ts, ये जो 3 सब कैटेगरीज है उसमें महिलाएं नहीं आएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 243 आया है और 243 के तहत जो 73rd और 73rd अमेंडमेंट आया पंचायत में और लोकल में, तो वो सारी अमेंडमेंट्स के बाद महिला आरक्षण बनता है, वो आरक्षण बनता है, लेकिन वो SC/ST OBC के महिलाओं के बगैर नहीं बनता है। क्योंकि यदि आपकी महिलाएं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन लड़ सकती है रिजर्व सीट पर OBC के लिए, तो पार्लियामेंट में क्यों है? यदि वहाँ आरक्षण है, ग्राम पंचायत में यदि आरक्षण है, तो वहाँ यहाँ क्यों है? ये ऐसे सब्जेक्ट है जो हम लोगों को बहुत गहराई से सोचने पड़ेंगे और इसका इम्पैक्ट आपको अभी नहीं दिखाई देगा। इसका इम्पैक्ट आपको जब ये लागू होगा तो उसके 10 सालों में दिखाई देगा और 10 सालों के बाद में जो इम्पैक्ट दिखाई देगा वो बहुत भयंकर हो सकता है। हो सकता है कि आपकी महिलाएं चुनकर ना आए, और आपकी महिलाएं जब चुनकर नहीं आएगी तो इस देश में जो 1/3 ऑफ दी सीट्स है, वो 1/3 ऑफ सीट्स जो है वो वीमेंस को चली जाने की वजह से आप लोगों के पास सीटें लगभग नहीं रहेगी। और इसीलिए यदि ये बिल पास भी हुआ है, लेकिन हम लोगों का संघर्ष जारी रहना चाहिए कि ये बिल में SC/ST OBC और DT&T की महिलाओं के लिए विशेष प्रोविज़न किया जाए, अदरवाइज ये बिल किसी हालत में लागू नहीं होना चाहिए। और ये बिल लागू होते ही इस देश का जो डेमोक्रेटिक कंपोजिशन है वो डेमोक्रेटिक कंपोजिशन पूरी तरह से बदल जाएगा। देखिए, इस बिल को तो 1956 से रोका जा रहा है, इस बिल को 1956 से रोका जा रहा है, 2023 तक हमने रोका,
काफ़ी बड़ी मेहनत किया हम लोगों ने, ड्रॉप कहा, लेकिन 2023 में ये लागू होने के लिए पार्लियामेंट से पास हो गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, अध्यक्ष साहब ने उसके कारण बताए, मैं उस चीज़ों में नहीं जाना चाहता और शॉर्ट में ही बात करना चाहता हूँ, फिर जब तक मौका मिलेगा तो आगे बात करेंगे इसे विषय पर। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देखेंगे कि ये जो विमेंस रिजर्वेशन बिल आया था उसमें हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद कर रहे थे, इंक्लूडिंग बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर राजद, ये सारी पार्टियां हैं, उनसे उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग अमेंडमेंट लेकर आएंगे। कांग्रेस से मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है, तो लेकिन इन पार्टियों ने भी बोला कि ये हम लोग इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लेकर आ रहे थे। जब लोकसभा से पास हो रहा था और हमको पता चला कि किसी तरह की अमेंडमेंट नहीं आई, तो मुझे रिक्वेस्ट किया कुछ लोगों ने कि आप एटलीस्ट एक अमेंडमेंट बना दीजिए। एक घंटे में यदि आप अमेंडमेंट बना देंगे तो हम लोग उसको प्रेस कर सकते हैं किसी के थ्रू कि आप इसको प्रेजेंट कीजिए पार्लियामेंट में। तो मुझे लगता है इतना क्विकली काम किया मैंने कि तुरंत हमने वो अमेंडमेंट बना दिया और हमने लोगों को कहा कि किसी तरह से आप इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कीजिए, जिसके तहत ये महिलाओं को, हमारी महिलाओं को वहाँ स्थान मिले। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि बामसेफ जब अभी 50 साल पूरे कर रहा है और हम बामसेफ के 50 सालों में हैं, तो मैंने देखा कि बामसेफ ने जो जो काम हाथ में लिया है वो सारे काम पूरे किए हैं। बहुत बड़े बड़े काम बामसेफ के हाथों से हो गए हैं। तो लोग कहते हैं कि आरएसएस का आपको डर नहीं लगता है, लोग बोलते हैं, कुछ लोग मतलब अपने आप को ही बोलते हैं आरएसएस का डर नहीं लगता क्या। तो आरएसएस को तो बामसेफ से डरना चाहिए, वो लोग तो बामसेफ से डरते हैं। मोदी को खत्म कर दिया है। पिछले 50 सालों से जो है ब्राह्मणों का इस देश में जो एक संघ राज्य था उसको खत्म कर दिया है। इस देश में जो आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण बामसेफ की वजह से इस देश में आया है। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण इस देश में चल रहा है। और आप देखेंगे कि कई सारी डेमोक्रेटाइजेशन जो हुआ है इस देश के पॉलिटिक का, उसमें बामसेफ का सबसे बड़ा रोल है। तो बामसेफ इस देश के 85% लोगों का संगठन है और आरएसएस जो है 15% लोगों का संगठन है। तो आरएसएस तो बामसेफ से डरेगा, माइनॉरिटी का संगठन है, वो मेजॉरिटी के लोगों से डरेगा। तो साथियों, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग देखते हैं कि मोहन भागवत ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था और मोहन भागवत का कहना था कि इस देश में आरक्षण चलते रहना चाहिए। तो जैसे ये स्टेटमेंट 5 तारीख को, आई थिंक मोहन भागवत ने 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया, 6 सितंबर को मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया कि इस देश में आरक्षण चलते रहना चाहिए और तब तक चलते रहना चाहिए जब तक वो पिछड़े हैं या फिर उसमें उनकी ज़रूरत है। एक्चुअली आरक्षण पिछड़ेपन से कोई संबंध नहीं है आरक्षण का, लेकिन मोहन भागवत कह रहा है तो हमारे लोग बहुत खुश हो गए। मैं आपको कह रहा हूँ, जितने खुश पिछले 50 सालों में नहीं हुए उतने खुश लोग इस बार मोहन भागवत के स्टेटमेंट से हो गए। तो उस समय एनडीटीवी के एक संपादक का मुझे फोन आया, कहा कि हम आपके साथ में आरक्षण को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं आरक्षण के ऊपर तो बात ही नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर, वो तो मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है तो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इस समय तो चल जाएगा, आप आते हैं तो आपके साथ में बातचीत करेंगे। तो मैंने कहा मैं आरक्षण पे बात ही नहीं करता हूँ। फिर 15 मिनट के बाद जो है उनके सीनियर एडिटर का फोन आया और कहा कि नहीं, आरक्षण के ऊपर आपके साथ बात ही करना है। तो मैंने उनको कहा आरक्षण पर मैं बात नहीं करता हूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ट्रिगर किया। ट्रिगर करने के बाद मैंने कहा कि आरक्षण के समर्थन में यदि मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है तो उसको डिफेंड करने के लिए आप मोहन भागवत के लोग आएंगे ना, मैं क्यों आऊँगा। मोहन भागवत ने यदि आरक्षण का स्टेटमेंट दिया है उसके समर्थन में, तो उसका समर्थन मोहन भागवत के लोग करेंगे, मैं क्यों करूँगा। तो इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को कुछ केसेस 2000 से, मुझे लगता है 2001-2002 से ही कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें जो SC ST का पार्लियामेंट में आरक्षण है उसका एक्सटेंशन को चैलेंज किया। तो आर्टिकल 334 में
वो 10 साल की लिमिट हर बार बढ़ाई जा रही है, और 10 साल की हर बार जो लिमिट बढ़ाई जा रही है उस लिमिट को चैलेंज करने के लिए, बढ़ाने की चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केसेस पिछले 20 सालों से पेंडिंग है। और हर बार जब लिमिट बढ़ती है तो और नई केसेस आ जाती है। वो केसेस ने सुप्रीम कोर्ट में रात में 5 सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि ये केसेस की सुनवाई हम लोग करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फॉर्मेशन किया उसमें। जैसे ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फॉर्मेशन किया, दूसरे दिन मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया कि आरक्षण इस देश में रहना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आरक्षण, मोहन भागवत जिसका समर्थन कर रहे हैं वो पार्लियामेंट्री आरक्षण है जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से माननीय साहब ने जब पुना पैक्ट का 50 साल हुआ था, तो माननीय साहब ने पुना पैक्ट के 50 साल होने पर चमचा एज नाम का किताब लिखा था। और चमचा एज नाम का किताब लिखकर साहब ने ये कहा था कि इस देश में चमचों को खत्म करना के बजाय चमचों को जो ऑपरेट करने वाले हैंड है उसको खत्म करना चाहिए, तो चमचा एज खत्म हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग चमचा एज की जो बड़ी समस्या है उससे